ओके गाइस, हाय, वेलकम टू वेदांतु। आज के सेशन में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स 1 आवर में रिवाइज करने वाले हैं। सो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मिस ऑन ना करें। ओके, सो मेरे साथ मैं हूं शिल्पी कौशिक, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वेदांतु पर। सो गाइस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो सेशन है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को वन गो में रिवाइज कर ले, है ना। सो क्विक रिवीजन के लिए इस सेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, तो मेक श्योर कि आप साथ साथ मैम के लाइक यू कैन मेक द नोट्स और यू कैन सी फॉर्मूला रिवीजन के लिए, है ना। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, राइट। सो बिकॉज यू नो थर्मो काफी बड़ा चैप्टर है, तो एक घंटे में विद डिटेल डेरिवेशंस इट्स नॉट पॉसिबल। सो द ऑब्जेक्टिव इज फॉर द रिवीजन ऑफ द सेशन, ओके, रिवीजन ऑफ द चैप्टर बेसिकली। तो शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हीट के एक्सचेंज को स्टडी करते हैं। इतने सारे एप्लीकेशंस है आपके अराउंड, आप इसे थर्मोडायनेमिक्स भी लाइक यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी, है ना, माय इंपॉर्टेंस। सो यस, ऐसी ब्रांच साइंस की जो डील करेगी स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल की स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज, है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन थर्मो। तो थर्मो में एक बेसिक सा जो पार्ट है शुरू का, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लाइक एग्जाम में क्वेश्चंस अब नहीं आते उस पार्ट से, बट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज ना पूरे चैप्टर में यूज होंगी, है ना। दैट इज द सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड द बाउंड्री। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है वो पार्ट यूनिवर्स का जो आप स्टडी करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जेई एग्जाम के लिए आपकी जो नोटबुक है ना, वो आपका सिस्टम है ना। ये आपकी बुक है, तो दिस इज योर सिस्टम, आपको उस पे सारा फोकस करना है। जब आप सिस्टम पे स्टडी करते हो तो आपके आसपास जितनी सराउंडिंग्स होती हैं वो सब ब्लर आउट हो जानी चाहिए। इतनी शिद्दत से आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, आपको इस किताब के अलावा कुछ नजर ना आए, है ना। सो दिस विल बी योर सिस्टम बेसिकली, राइट। तो सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जो हमें स्टडी करना है, और उसके अलावा बाकी सब कुछ हमारे लिए सराउंडिंग होता है। तो इस आपकी किताबों के अलावा कोई आपका दोस्त, है ना, कुछ भी, या दोस्त इंपॉर्टेंट है, बट जब आप पढ़ रहे हो तो फोन हुए, दोस्त हुए, फैमिली हुए, सब आपकी सराउंडिंग बन जाते हैं। आपका सिस्टम सिर्फ आपकी किताबें होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होता है। और जो भी सेपरेशन, जो सरफेस इनको सेपरेट करता है ना, जो भी सरफेस सेपरेट करेगा सिस्टम को सराउंडिंग से, वो बाउंड्री कहलाता है। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस। और जो आपका पूरा यूनिवर्स है, हम बोल सकते हैं कि भाई यूनिवर्स किसके इक्वल हो सकता है, अपना सिस्टम प्लस सराउंडिंग के, है ना। यूनिवर्स अपना सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बनता होता है, राइट। ओके, चलिए, इसके अलावा बाउंड्रीज भी पता है आपको काफी टाइप्स की होती हैं। बाउंड्री मतलब ये नहीं कि एक ही तरह की बाउंड्री होगी, नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप्स की बाउंड्रीज होती हैं। जैसे रिजिड बाउंड्रीज होती हैं, राइट, देन फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज भी होती हैं। आप देखोगे डायथोमिक बाउंड्रीज होते हैं, यस, जिसमें हॉट से कोल्ड और कोल्ड से हॉट हीट का ट्रांसफर हो पाता है, एनर्जी का ट्रांसफर हो पाता है, दैट इज योर डायथोमिक बाउंड्री। जैसे आपकी वाटर बॉटल अगर आप फ्रिज में रख दो तो पानी ठंडा हो जाता है ना, उस बॉटल को फ्रिज से बाहर निकाल लो तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आने लगता है। तो वो जो आपकी बॉटल की वॉल थी ना, वो डायथोमिक बाउंड्री का काम करी थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके। और कॉमनली आप पढ़ोगे किताबों में एडियाबैटिक बाउंड्री, उसमें क्यू आपका 0 होता है, हीट, ठीक है। चलिए, तो ये आपको चीजें थोड़ी सी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इनका एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। सो छोटा सा पॉइंट था। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होगा जो दोनों मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज जिसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है ना। सो ये टर्मिनोलॉजीज, ओपन सिस्टम, यू नो, मास हीट दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ आप एनर्जी का एक्सचेंज ही कर पाओगे, नॉट द मैटर, यानी मास का नहीं होगा, वो आपका क्लोज सिस्टम होता है। जैसे एक चाय की प्याली अगर आप देखो तो यहाँ से गर्म ठंडा, है ना, आपको फील होता है, isn't it? तो आपको वहां पर दिखेगा कि एनर्जी और ऊपर मास सबका, है ना, मतलब उसमें एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज पॉसिबल। बट अगर आप ऊपर से उसको कवर कर दो, राइट, कप को, तो उसके केस में यू कैन सी मैटर का अब ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, सिर्फ एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा, है ना। गरम ठंडा पॉसिबल होगा, अभी भी यहाँ से हो सकता है, बट मैटर का नहीं हो पाएगा। एंड आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें आपका मैटर, एनर्जी, है ना, मास, हीट कोई भी एक्सचेंज ना पॉसिबल हो पाए। ये जो आपके थर्मस फ्लास्क होते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। बट आइसोलेटेड सिस्टम आपने किस तरीके से बनाया है,
उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे काफी ये जो आपको ऐसी थर्मस बॉटल्स मिलती हैं उनमें ज्यादा देर तक पानी ठंडा या गर्म नहीं रह पाता। कुछ बहुत अच्छी होती हैं, उनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, 2-3 दिन तक भी रखते हो पानी ठंडा गर्म रहता है। सो इट डिपेंड्स हाउ वी मेक इट बेसिकली। बट आइसोलेटेड सिस्टम अपने आप में ऐसे डिफाइन होता है कि उससे मैटर एनर्जी का एक्सचेंज जो है नहीं पॉसिबल हो पाता सराउंडिंग के साथ, है ना। सो दैट वाज डिफरेंट। तो ये वाले जितने भी आपने अभी सिस्टम देखे हैं ना, इन सिस्टम के लिए हम क्या क्या फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। सो हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शन है बेस्ड ऑन दैट। फर्स्ट इज द स्टेट फंक्शन। अब अभी वाले पार्ट में से स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन से फंक्शन स्टेट फंक्शंस है, कौन से पाथ है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन वो होगा जो भी मतलब अगर किसी आपकी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के स्टेट पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और वो उसके पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे, स्टेट के ऊपर, नॉट पाथ पे। पाथ फंक्शंस में आप देखोगे ये डिपेंड करते हैं कौन सा पाथ फॉलो किया है, कौन सा रास्ता है ना आपने स्टेट में पहुंचने के लिए ऑबे किया है, राइट। ओके। तो यहाँ पर एक चीज समझो, मैं एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। तो आप इससे समझो जो आपके टीचर्स हैं, है ना, जो आपके टीचर्स हैं स्कूल में, उनको आप समझो वो स्टेट फंक्शन होते हैं, और जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं। इसका क्या मतलब है? जैसे आपके टीचर्स को ये मतलब है कि आप घर से स्कूल टाइम पे पहुंच जाने चाहिए, है ना। वो चाहते हैं कि भाई तुम स्कूल आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। आप कौन से पाथ से आए हो उनको उससे मतलब नहीं है ना, कि आपने ये जिगजैग इधर इधर पाथ फॉलो किया है, कि आप सीधे रास्ते से आए हो कि घूम कर आए हो, उनको मतलब नहीं है। तो टीचर्स आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं। दे आर लाइक स्कूल में टाइम पे इतने बजे क्लास में तुम होने चाहिए, कौन से रास्ते से आए हो मुझे मतलब नहीं है ना। बट आपके पेरेंट्स पाथ फंक्शन होते हैं। पेरेंट्स को मतलब है कि भाई रास्ते में किसी दोस्त के घर तो नहीं रुके, पता चले आपके दोस्त का घर आता है, वहां गए पहले फिर स्कूल आए, है ना, पेट्रोल वेस्ट करके। सो पेरेंट्स वुड बी लाइक ये नहीं चलेगा, सीधे रास्ते आना है ना। सो वो पाथ से में इंटरेस्टेड होते हैं। सो यस, आप ऐसे ध्यान में रखा करो, ठीक है। कभी आपको कंफ्यूजन होता है स्टेट पाथ में, स्टेट पे डिपेंड करता है, नाम से ही पता चल रहा है एनीवे। सो देखो, जैसे कि स्टेट फंक्शन में आपका प्रेशर आता है, राइट, आपके वॉल्यूम है, आपके टेम्परेचर है। इनफैक्ट मैं एक आपको टिप बताती हूँ, जिन पे भी आप है ना, जिन क्वांटिटीज में डेल्टा लगाते हो वो स्टेट फंक्शंस में ही आएंगे। मतलब आपको पता है वो सिंपली स्टेट इनिशियल फाइनल वैल्यूज के हिसाब से आप निकालते हो, यस और नो, है ना। या इसके अलावा ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी की जब हम कभी बात करते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी हुआ, एंट्रोपी हुआ, फ्री एनर्जी हुआ, ठीक है। एंट्रोपी है, फ्री एनर्जी है, राइट, और एंथैल्पी है। तो ये सारे आपके होते हैं स्टेट फंक्शंस, ओके। इनको ध्यान में रखना। पाथ फंक्शन तो ज्यादा टाइम इन टॉपिक्स पे लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल है आपके लिए। पाथ फंक्शन 2 आपको ध्यान में रखना है, हीट और वर्क, ठीक है, हीट और वर्क। सो आपके पेरेंट्स जैसे पाथ फंक्शन थे, है ना, तो वो देखो अगर गलत रास्ते से आए तो हीट अप हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा उनको, है ना। पाथ फंक्शन, आपके पेरेंट्स पाथ फंक्शन थे, उनको मतलब था आप कौन से रास्ते से आ रहे हो, है ना। तो अगर आप मान लो दोस्त के घर के चक्कर लगाकर आए हो, पेट्रोल वेस्ट करके आए हो, तो पेरेंट्स गर्म हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा उन्हें, है ना। फिर आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा फिर आपको पता चला, है ना, विल गिव यू पनिशमेंट, अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। सो ध्यान रखना, हीट और वर्क आप पाथ फंक्शन में ध्यान रखना, ठीक है। देन एक छोटू सा टॉपिक होता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करती हैं, है ना, जो सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंड करेंगी, जबकि इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होती हैं उससे, ठीक है। लिखा हुआ वैसे हमने पूरा फुली फ्लेजेड नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि मेरा हमेशा यही ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आप मेरी क्लास अटेंड करते हो, है ना, तो आपको नोट्स भी मिल जाएं और हैंड रिटन नोट्स मिले अच्छे से, ताकि आपको नोट्स के लिए कहीं और ना जाना पड़े, राइट। सो आपको कंप्लीशन की फीलिंग नहीं आती, तो आई गिव यू डीपीपीज ऑल्सो इन माई नोट्स, है ना। मैं आपको टाइमली नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही वीडियो के आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना, पीडीएफ का लिंक, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो अपने फिर नोट्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो आपको करना आप कर सकते हो। सो यस, दैट्स द पॉइंट। सो एक्सटेंसिव डिपेंड करेंगी क्वांटिटी ऑफ मैटर जो कंटेन है आपके सिस्टम के अंदर है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट होगी और ये नॉन एडिटिव होती है,
इंटेंसिव को आप जोड़ के वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक्सटेंसिव एडिटिव होती है, जैसे वॉल्यूम है ना, तो एक कंटेनर की वॉल्यूम x ml है, दूसरे की y ml है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया तो x प्लस वाई टोटल वॉल्यूम होगा। बट यहाँ पर जैसे मोलर मास है ना, इसका एडिशन नहीं कर सकते, मोलर वॉल्यूम का एडिशन नहीं कर सकते आप, मोलर हीट कैपेसिटी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। और जब भी आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकालोगे वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, है ना, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो जरा, मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे आपके एक्सटेंसिव हैं। ठीक है, देखो समझो, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर आपने कुछ गैस भर दिया, उसका वॉल्यूम वी रहा होगा, ठीक है, और टेम्परेचर क्या है अभी, लेट्स से 25 डिग्री सेल्सियस है। तो अब आपने क्या किया, इस कंटेनर को दो हिस्सों में बांट दिया, आपने कंटेनर के दो पार्ट्स कर दिए। तो जैसे ही दो पार्ट्स करोगे कंटेनर के, वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, भाई वॉल्यूम हाफ हो गई ना अब, लेकिन टेम्परेचर तो सेम रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो, आप टेम्परेचर इंटेंसिव है ना, जबकि वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, राइट। तो ये वाली सारी इंटेंसिव को ध्यान रखना, जब भी आप मोलर वाली स्पेसिफिक वाली क्वांटिटीज देखो तो आपको ध्यान में रहेगा इंटेंसिव में, ठीक है, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक मोलर हीट वाली टर्म्स में इंटेंसिव में मिलेंगी। और टेम्परेचर, प्रेशर, यू नो इंटेंसिव ही है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ये सब इंपॉर्टेंट आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान रखना। इंटेंसिव एक्सटेंसिव से अगर पूछे क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कितने तरीके के होते हैं, तो चार तरीके के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है हमारे पास। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो dt 0 हो जाता है, थर्म का मतलब ही हीट होता है, तो वहां से आप ऐसे याद रख सकते हो ना, थर्म हीट टेम्परेचर, ऐसे ध्यान रखना। आइसो मतलब सेम होता है ना, तो सेम टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बारिक को ऐसे याद रखना, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का होता है ना, तो सेम प्रेशर होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो डीपी 0 हो जाता है ना। आइसोकोरिक डिफाइन होता है वॉल्यूम के लिए, जो वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा, डीवी आपका 0 रहता है सिस्टम के लिए, ठीक है। और लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें आपका हीट एब्जॉर्प्शन या एमिशन है ना, DQ 0 के बराबर होता है। ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी पूरे चैप्टर में, तो बी कंफर्टेबल विद देम। कभी कभी पेपर में इनका ग्राफिकल यू नो रिप्रेजेंटेशन भी पूछता है, तो वो भी मैं आपको गो थ्रू करा रही हूँ कि आइसोथर्मल में जैसे देखो, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है हमारे पास, nRB कांस्टेंट है, तो PV कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के। तो आप ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकते हो, कैसा ग्राफ बनेगा, है ना, प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड है वॉल्यूम के, राइट। ऐसे आइसोबारिक में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो अगर पीवी का प्लॉट बनाते हो तो आप देख सकते हो वॉल्यूम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबार होगा ये, राइट, आइडेंटिफाई कर लोगे ना। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, जैसे प्रेशर देखो इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वॉल्यूम सेम ही है, कांस्टेंट है, सो दैट वुड बी योर आइसोकोरिक का ग्राफ पीवी में प्लॉट करने का। एडियाबैटिक में भी आपका अगेन जैसे पीवी गामा कांस्टेंट के बराबर है, गामा क्या है आगे पढ़ेंगे इसे, इनका ग्राफ भी वैसा ही आएगा, है ना, जैसे फर्स्ट केस में पढ़ा था, वेरी सिमिलर टू दैट, राइट। चलिए द नेक्स्ट थिंग, हाँ, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है बताओ, यस एवरीवन ट्राई टू आंसर। साइक्लिक प्रोसेस तो तुम्हारा फेवरेट होगा, तुम भी तो साइक्लिक प्रोसेस हो। मैम हम कैसे हुए, देखो जिन प्रोसेसेस की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर हो जाती है, इनिशियल शायद यहाँ पे ग्राफ्स आएगा छोटू, इनिशियल और फाइनल स्टेट जिनमें बराबर हो जाती है, दे वुड बी अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना। अब यहाँ पर देखो आपने कोई प्रोसेस मान लो ए से शुरू किया, ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो गई, है ना, तो ये क्या होगा आपका साइक्लिक प्रोसेस होगा, है ना। और नीचे कुछ लिखा हुआ है डेल्टा SF इज 0, मतलब ये क्या है, ये क्या है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस में आपके जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं, क्या बोला मैम ने, साइक्लिक प्रोसेस में जितने स्टेट फंक्शन होते हैं उनका चेंज हमेशा 0 आएगा। जैसे मान लो डेल्टा H स्टेट फंक्शन है ना,
ये जीरो होगा, H2 माइनस H1 जीरो के बराबर होगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जितने भी स्टेट फंक्शन आएंगे ना, तो उनमें चेंज हमेशा जीरो के इक्वल होगा, राइट। जहां से शुरू किया था वहीं पर पहुंच गए हो। आप भी तो ऐसे ही करते हो, पहले कोई डिसीजन लोगे, यार मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, चलो नहीं जाता हूँ, फिर सोचते हो जाना चाहिए नहीं जा, फिर घूम फिर के उसी डिसीजन पे आ जाते हो, है ना। तो कभी कभी यू आर लेके टेकिंग डिसीजन और उसमें आप खुद ही इतने कंफ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बराबर होती है सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। सो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की मतलब कि जितनी भी आपके सिस्टम में जितनी भी सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी है उन सबको जोड़ दो, है ना। जितने भी तरीके की एनर्जी है जिसको हम यू से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप ई से भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। सो जितनी भी काइनेटिक हो, उसमें पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, न्यूक्लियर हो, जो भी होगा। एंड एक बात ध्यान रखना, कभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं इंटरनल एनर्जी का, हम हमेशा चेंज ही निकालते हैं, यानी डेल्टा यू निकालते हैं, यू नहीं निकाल पाते कभी। लिखा भी है मैंने नोट्स में, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू इंटरनल एनर्जी की can never be calculated, only change in value can be calculated, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल सब्ट्रैक्ट करके मैं चेंज निकाल सकती हूँ, एग्जैक्ट नहीं निकाल सकती, ठीक है। द नेक्स्ट इज हीट एंड वर्क। क्या होते हैं हीट एंड वर्क? दोनों ही फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, है ना। जब एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ वर्क ऑल्सो। तो ये सिंपली दो तरीके हैं जिससे सिस्टम जो है आपका एक्सचेंज या इंटरैक्ट कर सकता है, एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है। बस फर्क क्या होता है ना, हीट एक टर्म होता है जो हम तब यूज करते हैं जब आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपके, क्या बोला मैम ने, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग में जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो हम उसे हीट बुलाते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, मतलब हो रहा होगा एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बट नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, तो उस केस में वो वर्क होता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ है तो उसे हीट बुलाते हैं, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हुआ तो उसे वर्क बुलाते हैं, ये डिफरेंस होता है बेसिकली। आपका जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स देखो, फिर फर्स्ट लॉ पे चलेंगे, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये बोलता है अगर सिस्टम ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना, सिस्टम सी के साथ, ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो वो बोल रहा है ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, विच इज वेरी सिंपल है, बच्चों को बहुत पसंद होता है जीरोथ लॉ, ये तो मैथ्स में भी करते हो ना, इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज आल्सो इक्वल टू सी। भाई मैथ्स में करते आए हो ना, तो वही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के रिलेशन की बात करता है, ठीक है। आपकी मेन कहानी यहाँ से शुरू होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आप कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो? यस, Q प्लस W, है ना। तो ये आपका फॉर्म है किसका? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसको भी ध्यान में रखना है आपको, डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W, जहाँ पे U2 आपका इंटरनल एनर्जी होगा फाइनल स्टेट पे, U1 इनिशियल स्टेट पे है, Q अमाउंट ऑफ हीट जो आपने दिया है उसको, और W अमाउंट ऑफ वर्क जो उस पे हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझने बहुत जरूरी होते हैं कि हीट किसने दिया है, काम किस पे हुआ है ना, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनकम्प्लीट होगा जब तक साइन कन्वेंशंस आपको नहीं आते हैं, ठीक है। तो IUPAC ने साइन कन्वेंशंस दिए हैं, तो हीट के लिए क्या कन्वेंशंस है, आप देखो ऐसे मान के चलो कि जो हमारा सिस्टम है ना वो VIP है, मतलब सिस्टम हमारा घर का वो सबसे छोटा बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसको सारी अटेंशन मिलती है, होता है ना, यंगेस्ट सिबलिंग एंजॉय ऑल द अटेंशन, यूजुअली ऐसा होता है। तो जो छोटा बच्चा है घर का उसको सब लाड प्यार करते हैं, अगर अगर उसको किसी ने मारा तो भाई फिर पेरेंट्स तुम्हें अच्छे से बताते हैं, है ना, दे बी लाइक अच्छा इसको कैसे कुछ बोला, ये छोटा है, तो वो आपको बोल सकता है, आप उससे नहीं बोल सकते, है ना। तो यहाँ पे ना IUPAC कन्वेंशन मैं तो ऐसे ही याद रखती हूँ कि सिस्टम हमारा वो छोटा बच्चा है, राइट, जिसको ही सब फेवरिज्म करते हैं। तो जब भी देखो, अगर सिस्टम को हीट, आपने सिस्टम से हीट ले लिया,
अगर छोटा बच्चा है ना, वही उसकी हमने कोई चीज ले ली तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, नेगेटिव होएगा सब। तो वेन एवर हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो वो हमेशा नेगेटिव साइन में आती है। ठीक है, उसको अगेन उसी एग्जाम्पल से ध्यान रखो, साइन कन्वेंशन कभी नहीं भूलोगे। जब हीट एब्सॉर्ब की जाती है सिस्टम में तो वो पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है। तो इट्स लाइक छोटा बच्चा वही है ना, यंगेस्ट सिबलिंग से आपने उसकी कोई टॉफी चॉकलेट ले ली तो नेगेटिव हो जाएगा काम, है ना, सारी हीट नेगेटिव हो जाएगी। अगर उसको दे दी आपने अपनी टॉफी चॉकलेट अपने हिस्से का, है ना, तो सब पॉजिटिव है, फिर हीट पॉजिटिव रहेगी। तो हीट गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग नेगेटिव साइन से दिखाएंगे, है ना। हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे। ऐसा ही काम वर्क के केस में होता है। अगर सिस्टम के ऊपर काम किया तो पॉजिटिव, भाई सिस्टम के ऊपर काम कर लो। अगर सिस्टम को काम करना पड़ा, अगर उस छोटे भाई बहन को थोड़ा पानी का गिलास उठाना पड़ा तो फिर नेगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव हो जाएगा। राइट, ऐसे याद रखना। तो इसका क्या मतलब है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वो कंप्रेशन का केस आप देख सकते हो, है ना। कंप्रेशन के केस में आपने उसके ऊपर काम किया सिस्टम पे तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, बट एक्सपेंशन में वर्क डन सिस्टम कर रहा होता है ना, तो उसके केस में वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए, द नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो कैरी आउट होगा बहुत ज्यादा स्लोली, है ना, बहुत स्लो होगा। दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इसको बोलते हैं क्वासी स्टेट। क्वासी स्टेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप। ठीक है, तो क्वासी स्टेट मतलब यहाँ पे हम क्या करें, जैसे मान लो आप जब भी सिस्टम की बात करोगे ना थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में, तो सिस्टम को आप क्या मान के चला करो, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है जिसमें गैस है। ठीक है, एक सिलेंडर में गैस फिल्ड है और उसमें पिस्टन लगा हुआ है, राइट। तो दैट विल बी योर सिस्टम। ऐसे आप हमेशा सोच के चला करो, एक कंटेनर है, गैस है और पिस्टन लगाया हो हमने, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब इस पिस्टन के ऊपर मान लो आपने एक फनल रख दिया, है ना, और उस फनल के अंदर आपने डाल दिया सैंड। आपने क्या किया, आपने एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर लिया जिसमें गैस भरी हुई है, उसके ऊपर आपने फनल लगा दिया, फनल में आपने डाल दिया सैंड। ठीक है, तो आप देखोगे सैंड को जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे ना तो आपको नजर नहीं आएगा कुछ, मतलब नजर नहीं आएगा ऐसे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पर सैंड धीरे धीरे करके नीचे निकल रही होगी, है ना। तो ये इतना स्लो प्रोसेस होगा कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कुछ, बट अगर आप 2-3 घंटे बाद आकर देखोगे तो आपको समझ आएगा, हाँ सैंड तो हुआ है नीचे, है ना, पिस्टन पे काम तो हुआ है, आपको दिखेगा वो मूव हुआ हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि किसी भी वक्त अगर आपने वो पिस्टन हटा, लाइक सैंड हटा दिया, है ना, फनल, तो वापस अपनी स्टेट में आ जाता है। तो एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ज्यादा स्लो होगा और सिस्टम सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यहाँ पर क्वासी स्टेट में होते हैं। ओके, तो वेरी स्लो टेक्स इनफाइनाइट टाइम। ये भी चीज देखो, पूरे प्रोसेस के दौरान सिस्टम रिमेन्स इनफाइनाइट सिमिलर क्लोजर टू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। इनफाइनाइट ये वर्ड बोलने में बहुत ऐसा कंफ्यूजन होता है। इनफाइनाइट स्मॉल, है ना, बहुत छोटा, लाइक आप देख सकते हो चेंज आ रहा होगा अगर आप एक भी सैंड का धीरे धीरे पार्टिकल देखते हो, हटा रहे हो, तो विच वुड बी वेरी वेरी स्लो। सो ये आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इनमें जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो ऑलमोस्ट इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है ना। मतलब कि क्या, इसका क्या मतलब है, मतलब जिस प्रेशर से लेट्स से आपका एक्सपेंशन हो रहा है उसी से रेट से कंप्रेशन भी हो रहा है ना। जैसे बाहर से आप पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हो और गैस बाहर की तरफ लगा रही है, सो इट्स लाइक दैट, ऑलमोस्ट सेम होता है ना, एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर। और वैसे नॉर्मली आप इसको देखो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो ना, एक्सटर्नल प्रेशर को आप लिख सकते हो किसके बराबर, इंटरनल प्रेशर, है ना, प्लस माइनस ये स्मॉल चेंज डीपी। तो इधर रिवर्सिबल प्रोसेस में ना ये डीपी 0 के बराबर होता है, क्वासी स्टेट में डीपी 0 होता है, तो आपका एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर ऑलमोस्ट सेम हो गया, है ना। ठीक है, ओके, चलिए इरिवर्सिबल को देखते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि सारे मतलब अब नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आप चेंज, राइट। तो दिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन अ फाइनाइट टाइम। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था फनल के ऊपर सैंड रख दो, धीरे धीरे प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या करो, अब आप पिस्टन के ऊपर ना एक ब्रिक रख दो,
अगर पिस्टन पे ब्रेक रख दिया आपने तो एकदम से आपको चेंज दिखेगा, एकदम सडन, है ना। सो दिस इज कंप्लीटिंग इन अ फाइनाइट टाइम। तो प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। उसको हटा दोगे ब्रेक को तो फिर अगेन आपको दिखेगा चेंज, है ना, एकदम से। तो जितने रियल प्रोसेसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होते हैं, और सिस्टम फार अवे होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से, ठीक है, इजी है। और ये भी देखो आप, कभी भी जैसे सेम चीज एक्सटर्नल प्रेशर या इंटरनल प्रेशर के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डीपी वो डेल्टा पी होता है, नॉट दैट स्मॉल चेंज, है ना। तो ये जीरो के इक्वल नहीं हो पाता डेल्टा पी। तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्लस डेल्टा पी से हम दिखाते हैं। एंड प्लस यहाँ पर एक और चीज आप ध्यान रखो, कभी कभी क्वेश्चन में आपको देता है ना, न्यूमेरिकल दिया लेट्स, और उसमें एक टर्म मिलेगी कि वर्क इज डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट अगर आपने काम किया तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर देखोगे तो हमेशा ध्यान रखना वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कौन सा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है, कर लोगे ध्यान से, भूलोगे तो नहीं। हाँ, हीट कैपेसिटी होती है क्वांटिटी ऑफ हीट जो सिस्टम को चाहिए होगी, है ना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री। जितनी हीट चाहिए होगी अगर सिस्टम का हमें टेम्परेचर रेज करना है 1 डिग्री से, सो दैट वुड बी द हीट कैपेसिटी। तो इनके देखो एक्सप्रेशन ही हम देखेंगे अब डायरेक्ट, यहाँ से हम किसी फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं होगा, चैप्टर काफी लेंथी है। तो इसका सेशन का ज्ञान ऑब्जेक्टिव है, आपको एक तरह से फॉर्मूला चीट शीट मिल जाएगी थर्मो के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे। तो सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको मिलेंगे बोल्ट हुए हुए, है ना। सीटी का एक्सप्रेशन जो कि एक्सटेंसिव पाथ फंक्शन होगा, तो वी कैन राइट इट ऑल्सो, क्यू डी क्यू इज इक्वल टू सी टी डी टी, है ना। और यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हो सी टी डी टी का इंटीग्रेशन करके, ठीक है। देन वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये वो हीट होगी जो चाहिए होगी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, है ना। सो यूनिट मास की हम डेफिनेशन दे रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, है ना, कितने से रेज करना है टेम्परेचर, बाय अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस से। ओके, सो द एस से हम दिखाएंगे इसे, सो यू कैन राइट डी क्यू बाई एम डी टी, है ना, स्मॉल चेंज के लिए, थोड़े बड़े चेंज के लिए यूनिट्स भी साथ में लिख दें, ध्यान रखना इस एक्सप्रेशन को। रिलेशन क्या होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी में, देखो यहाँ पर जो मोलर हीट कैपेसिटी है ना, वो प्रोडक्ट होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस के, ठीक है, इसको दे सकते हो रिलेशन को, यस, वेरी गुड। अब ये देखो सीपी और सीवी का रिलेशनशिप, ये तो आपने पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, बहुत पढ़ा है ना ये, यस और नो? यस मैम, ये तो हमारा फेवरेट फॉर्मूला है, फेवरेट नहीं है तुम्हारा? और देखो सीपी बाई सीवी गामा, अभी आप काफी यूज करोगे इस गामा को भी, ये एडियाबैटिक इंडेक्स होता है या बोलो हीट कैपेसिटी की रेशो, which is Cp by Cv at constant pressure and at constant volume respectively, या एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या आइसएंट्रोपिक एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यस Cp माइनस Cv R के बराबर है, सो यहाँ से अगर हम इसको यूज कर लें गामा को तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, लिख सकते हैं, और फॉर्म में लिख लो इसे, यस ऐसे लिख लो, Cv क्या होगा, Cv यहाँ से अगर मैं Cv कॉमन ले लूं दैट वुड बी R बाय गामा माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसे, यस, यस और नो। यहाँ से अगेन सीपी का भी निकाल सकते हो गामा आर बाई गामा माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशंस है, इनको भी ध्यान में रखना, ठीक है। इस सेशन के बाद आई वुड एडवाइज यू एक पेपर लो और उस पे सारे फॉर्मूले एक साइड लिख लो, है ना, आपको काफी हेल्प मिलेगी। अलग अलग गैसेस का मैंने सीपी और सीवी लिख दिया है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको ये भी चाहिए रहेगा, ठीक है। अगर मान लो आपकी गैस मोनो एटॉमिक है तो सीवी होता है 3/2R, Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, तो यहाँ से अगर आपको Cv भी ध्यान है तो Cp आप निकाल लोगे और गामा भी निकाल लोगे, तो एक ही चीज याद रख लो, या तो सीधा गामा याद रख लो, है ना, या फिर हीट कैपेसिटी को देख लो किसी कांस्टेंट वॉल्यूम या टेम्परेचर पे, उससे बाकी निकाल सकते हो। अगर आपके पास लीनियर पॉलीएटॉमिक केस है ना, पॉलीएटॉमिक केस है तो उसमें दो फॉर्म्स हो सकती हैं, लीनियर या नॉन लीनियर। तो लीनियर के केस में देखो गामा 1.40 होगा, और अगर आपका नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो गामा 1.33 होगा,
है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये वाली चीज को, ये टेबल काफी काम आएगा आगे रिलेशंस में। मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन रह गई थी, ये भी देख लो। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो रिलेशन सिंपल दे सकते हो, ये भी उसी तरह, नीचे n आ गया मोल के लिए, है ना, 1 मोल सब्सटेंस के लिए। सो यहाँ से भी वी कैन राइट दिस क्यू लाइक दिस, है ना, लिख सकते हैं। तो ये रिलेशंस को ध्यान में रखना, नोट कर लेना। ओके, अब पीवी वर्क की बात करते हैं। देखो पीवी वर्क भी आपको सिर्फ वर्क के लिए एक्सप्रेशंस देखने हैं अभी के लिए, है ना। पीवी वर्क, हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, जो भी आपका एरिया होता है अंडर द पीवी ग्राफ, उससे, ठीक है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ से आप निकाल सकते हो वर्क। और यहाँ पर देखो ये इसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ठीक है, V1 से V2 हमने लिमिट लगाया, ये PV के लिए मतलब आपका वर्क डन है ना। ध्यान रखना, इसको डेरिवेशन मैंने वो भी अटैच की है नोट्स में, आपको मिलेगा। बट अभी आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको सिर्फ फॉर्मूला का क्विक रिवीजन लेना है, ठीक है, इन द गिवन टाइम। तो अगर आपको वर्क कैलकुलेशन करना है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, अभी हम सारे केसेस देखेंगे, आइसोकोरिक, है ना, आइसोथर्मल, उसमें क्या रिलेशन होगा, सबके अंदर वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो अगर रिवर्सिबल है तो आप उसके लिए एक्सप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है, ओके। और अगर इरिवर्सिबल है तो ये तो आपको पता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, बहुत आसान है ये। यस, यहाँ पे आपको पता है डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि पीछे ही पढ़कर आए हो, रिवर्सिबल वाले में आपको पता है जो प्रेशर का गैस एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर था, है ना, बट इसमें ऐसा नहीं था, है ना, इसमें नहीं था। आपने देख रहे थे ना वो वाली चीज, जब हम इरिवर्सिबल देख रहे थे तो उस केस में डेल्टा पी 0 नहीं हुआ था, ये वाला जो मैम ने बताया था, इधर ये डेल्टा पी 0 नहीं था इधर, है ना, यहाँ पे डीपी 0 था, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर था, लाइक दैट, ध्यान रखना। अब देखो प्रोसेस वाइज देखो हम कैसे लिखेंगे वर्क के लिए भी। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है अपने पास तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, है ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी विल बी 0, यस, वर्क डन भी 0 होगा। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लिख सकते हैं डेल्टा यू किसके बराबर होगा, क्यूवी के, दैट इज हीट एक्सचेंज्ड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख सकते हैं ऐसे, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और अगर आपको प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करना है, आइसोकोरिक के लिए मैम ने बताया था, वॉल्यूम तो आपका कांस्टेंट है, प्रेशर अगर चेंज हो रहा है तो दिस विल बी द ग्राफ दैट यू विल बी गेटिंग, है ना। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे, यस, है ना। द नेक्स्ट वुड बी आइसोबारिक प्रोसेस, उसे देखो। हाँ, तो आइसोबारिक प्रोसेस को देखो एक बार, ये ग्राफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब प्रोसेस में आपको बताई थी, है ना, सेम है। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा प्रेशर, है ना, गैस का। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर dW का एक्सप्रेशन, लेट अस हैव द ब्यूटीफुल ब्लू कलर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, यस। और ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, गैस का ही प्रेशर है, माइनस पी गैस डीवी, है ना। अब आप इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से आपको W का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो आपका फेवरेट फॉर्मूला है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू V2 माइनस V1, या फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, इजी है, ग्राफ कर चुके हो। देन आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में dt आपका लाइक 0 है ना, कांस्टेंट है टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस। तो अगर मान लो आप एक्सपेंशन की बात करो किसी आइडियल गैस की, तो क्या मैं डेल्टा U और डेल्टा H लिख सकती हूँ, यस, ये होगा NCV डेल्टा T, और डेल्टा H को, एंथैल्पी चेंज को, NCP डेल्टा T लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे ये वाली टर्म तो 0 हो गई, यानी चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये एंथैल्पी चेंज, ये 0 होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, है ना, 0 होंगे, बिल्कुल 0 होंगे। अब यहाँ से देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सीधे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, सीधा न्यूमेरिकल होगा। अब कौन से प्रोसेस के फॉर्मूले आपको मस्ट याद होने चाहिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, irreversible isothermal process, reversible adiabatic process, irreversible adiabatic process, और फ्री एक्सपेंशन वाले में भी आपको कंक्लूजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे फॉर्मूले देखेंगे हम, डेरिवेशंस में नहीं जा रहे, बट आपको फुली फ्लेजेड नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, तो इसीलिए नोट्स में आपको ज्यादा ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डोंट वरी। सो चैनल सब्सक्राइब, दैट्स इंपॉर्टेंट। सो देखो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मान लो क्वेश्चन में वॉल्यूम की टर्म्स में चला है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज करोगे,
ठीक है, -2.303 RT log V2 by V1। अगर मान लो प्रेशर वाली टर्मिनोलॉजी है तो आप ये फॉर्मूला लगा देना, है ना, P2 P1 by P2 है, आगे सेम एक्सप्रेशन रहेगा, राइट। तो वॉल्यूम की टर्म्स में, प्रेशर की टर्म्स में, ये है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, है ना, जो हम ये इनको जीरो अभी पीछे ही कर आए हैं आइसोथर्मल प्रोसेस जब बताया था। जब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये आपका फेवरेट फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल V2 - V1, है ना। और आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से PV = nRT होता है, तो वॉल्यूम को हम प्रेशर की टर्म्स में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो जो चेंज करेगा वो सिर्फ प्रेशर होगा, बाकी ऊपर वाला न्यूमरेटर कांस्टेंट ही है ना। तो P1 P2 की टर्म्स में आप इस तरह रिवर्सिबल के बाद इरिवर्सिबल वर्क डन को लिख सकते हो। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? बहुत बढ़िया। चले आगे, एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हैं। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग्स में, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता है ये डेल्टा U Q + W है, तो डेल्टा U क्या होगा अपना W, है ना। अब कूलिंग हो रही है, हीटिंग हो रही है, वो डिपेंड करता है साइन कैसा है ना, वर्क का। तो यहाँ पर देखो आपको जो ध्यान रखना है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अब और इरिवर्सिबल, इनके सीधे फॉर्मूले याद रखना। तो यहाँ पर देखो वो रिवर्सिबल के लिए वर्क डन आप nRT मतलब टेम्परेचर की टर्म्स में, वॉल्यूम प्रेशर की टर्म्स में, दोनों में एक्सप्रेशन लिख सकते हो। ये नीचे क्या है, गामा, दिस इज नॉट वाई, ये गामा लिखा हुआ है ना। आप वो रिलेशन देख कर आए हो ना BCV का, R/γ-1 लिखा था ना, याद है? यस वही है ना। उस एक्सप्रेशन में ये आपका रिवर्सिबल के लिए होगा, राइट। अब एक और चीज देखो, जब आप रिवर्सिबल कर रहे हो ना, जब आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हो, तो कुछ और रिलेशंस आपको काम में आएंगे, है ना। वो क्या रिलेशंस होंगे मैं लिखवा दूं यहाँ पर, यस लिखे, रेडी हो? यस मैम लिखवा दूं। कितने फॉर्मूले पढ़ेंगे मैम, पीवी गामा कांस्टेंट है ना, ये आप लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ही यूज करना, ठीक है। P1 - गामा T गामा कांस्टेंट, यस लिख सकते हैं, यस। और ये TV गामा-1 ये भी कांस्टेंट, राइट। तो इनको आप अप्लाई कर सकते हो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, राइट। सो उस इरिवर्सिबल के लिए क्या है एक्सप्रेशन, इरिवर्सिबल के लिए ये एक्सप्रेशन है, तो इनको ध्यान रखना वर्क डन के लिए, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्रेशन क्या क्या ध्यान में रखने हैं आप फिर से देख लो एक बार। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के फॉर्मूले 2.303 जो है ना, RT log माइनस का साइन लगाओगे तो V2 by V1 ये वाला, और प्रेशर की टर्म्स में ये तो आसान है फॉर्मूला। और आइसोथर्मल के तो दोनों इजी हैं, इरिवर्सिबल वाला भी इजी है। एडियाबैटिक में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो भी एडियाबैटिक रिवर्सिबल में आप लोग फंस जाते हो, क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज देखने को मिलते हैं। तो अगर ये वाले यहाँ एक्सप्रेशन तक नहीं आ पाते ना, तो बेस से शुरू कर लिया करो, है ना। बेस से NCV T2 - T1 में मैंने अगर CV की वैल्यू डाली, मुझे पता है ना CV R/γ-1 है, पीछे बताया था, तो बस वही किया है मैंने, NR को मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर T2 T1 से। यहां से निकालना चाहते हो यहां से निकाल लो, इसमें डेरिवेशन में कुछ इश्यू नहीं आएगा आपको, ठीक है। फिर आपके ये है एडियाबैटिक प्रोसेस के ही रिवर्सिबल पे ही ये लगेंगे एक्सप्रेशंस, इनको यूज कर सकते हो। इरिवर्सिबल के लिए भी आप ऊपर से डिराइव कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप आ सकते हो यहाँ से। तो दीज आर द एक्सप्रेशन, इनको ध्यान में रखना, सीधा मतलब फॉर्मूला रिवीजन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन और एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन में एक बात नोट करने की बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अगर आप देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में, है ना, फ्री एक्सपेंशन में W 0 है, इंटरनल एनर्जी चेंज 0 है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ आपने शुरू टेम्परेचर कांस्टेंट से किया था, यानी शुरू आइसोथर्मल से किया था। तो एक आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का एडियाबैटिक भी होता है, यस है ना, कमाल की बात, बिल्कुल, है ना। और ऐसे ही एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का भाई आइसोथर्मल भी होता है। कैसे? यहाँ पर भी देखो W 0 से शुरू करोगे, Q 0 होगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से इंटरनल एनर्जी चेंज 0 आया, NCV dt वाला एक्सप्रेशन यूज किया, डेल्टा T 0 आया, मतलब T2 - T1 0 आया, है ना, यानी T2 T1 के बराबर आया। तो इसका मतलब वाओ, ये तो आइसोथर्मल कंडीशन हो गई, isn't it amazing? एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन वाली, इसको ध्यान में रखना। फिर एंथैल्पी का देख लो, थोड़ा सा एंथैल्पी का एक्सप्रेशन छोटू सा लिख लेते हैं अपने नोट्स में, ताकि अपने नोट्स फुली फ्लेजेड आपको हो जाए कि हाँ कोई पार्ट छूटा नहीं, तो हम सब कुछ मतलब अपनी डेफिनेशंस में सब कुछ आ जाएगा रिवीजन में। ओके करें? यस मैम, एंथैल्पी पसंद है आपको?
अच्छा लगता है ये तो, जो मेजर होता है टोटल एनर्जी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, जिसको हम दिखा सकते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी से, है ना। अगर डेल्टा की फॉर्म में, डी की फॉर्म में लिखना चाहो, वी कैन राइट डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी। अगर कांस्टेंट प्रेशर आपने लिया है या कांस्टेंट मतलब कंडीशन पे देखो, मैं दिखाती हूँ, ये सारे तो पता है ना आपको, एच यू पी वी का अब टर्मिनोलॉजी यू आर अवेयर ऑफ इट। तो यस, अगर मान लो मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करती हूँ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, है ना। और डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं क्यूपीबी, हीट एब्सॉर्ब्ड या रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, फर्स्ट लॉ से कंबाइन करके हमने एक्सप्रेशन में लिखा है। कर पाएंगे हम ये सिंपल प्रॉपर्टी आपके एंथैल्पी पैरामीटर की। यस, अब रिलेशन देखो, डेल्टा एच और डेल्टा यू के लिए आप ये रिलेशनशिप यूज करते हो केमिकल रिएक्शंस में। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होगा, आप मैम डेल्टा एन जी कैसे लिखेंगे, ये वही है ना टोटल जो भी गैशियस मोल्स हैं आपके ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस गैशियस मोल्स रिएक्टेंट साइड पे, है ना, एक बैलेंस्ड इक्वेशन में। जैसे मान लो मैं लिखती हूँ PCl5 गिव्स PCl3 प्लस क्लोरीन, है ना। तो इसके लिए देखो बैलेंस्ड इक्वेशन है, डेल्टा एनजी निकालो, टोटल मोल्स प्रोडक्ट की साइड कितने हैं, गैशियस ही लेने हैं, प्रोडक्ट की साइड 1 + 1 2, है ना, और रिएक्टेंट में कितना है 1। सो यहाँ पे डेल्टा एनजी कितना होगा आपके लिए 1 होगा। इजी, यस, मुश्किल लगा क्या ये, आसान है ना। ओके चलिए, अब कुछ एंथैल्पीज को डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, बस एक बार देख लो इसे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो भी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब या इवॉल्व हुई होगी जब एक मोल सब्सटेंस आपका मिलता है आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डायरेक्टली, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो CO2 का 1 मोल मुझे मिला है, कहाँ से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन से, एमोर्फस कार्बन, ऑक्सीजन गैस से। तो जो भी एंथैल्पी उसके केस में आपको इवॉल्व हुई होगी या जो भी एब्सॉर्ब करनी पड़ी होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, है ना। 1 मोल मतलब प्रोडक्ट का बनाने के लिए बेसिकली, है ना, जितनी हीट एब्सॉर्ब या इवॉल्व हुई होगी। अगर इस रिएक्शन के लिए देखो यहाँ पे 2 मोल HCl बन रहा है, तो उसके लिए -44 किलो कैलोरी पर मोल है, तो हम इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को 1 मोल प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए -22 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब कुछ रेफरेंस, ऐसे आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी देखते हो। जब आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करते हो ना, तो उसके केस में आप बात करते हो, जैसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आप स्टैंडर्ड स्टेट से बात करते हो कि जो भी आपके रिएक्टेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड स्टेट में अगर वो मिलकर आपका प्रोडक्ट का एक मोल बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है। ऐसे रेफरेंस स्टेट कुछ एलिमेंट्स की यहाँ लिखी भी हुई है, इनफैक्ट उनकी स्टैंडर्ड स्टेट आप ले सकते हो। मेटल्स की जनरली सॉलिड ही होती है, मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, उसके लिए स्टैंडर्ड स्टेट हम लिक्विड लेते हैं, है ना। तो ये स्टैंडर्ड स्टेट आपको एलिमेंट्स की दिखाई हुई है, विच मोस्ट ऑफ देम लाइक आपको पता ही है। जैसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ऐसे कई एंथैल्पीज है, कंबशन की भी डिफाइंड है ना। ये एंथैल्पी चेंज होगा जब आपका 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन अंडरगो करता है टू गिव कंबशन प्रोडक्ट्स, है ना। इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसे न्यूट्रलाइजेशन है, जब आपका 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का न्यूट्रलाइज किया जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के से, है ना, उस वक्त जो भी आपका हीट रिलीज हो रहा होगा दैट वुड बी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, राइट। ऐसी एटमाइजेशन है, ये इनमें से इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। तो ये वो एंथैल्पी चेंज है जब आपका 1 मोल सब्सटेंस का पूरा टूट जाएगा इनटू एटम्स इन द गैसियस स्टेट, है ना, अंडर कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन। तो यहाँ पर देखो जैसे हाइड्रोजन था, है ना, तो 1 मोल आपने लिया है इसका और वो कंप्लीटली टूट चुका है एटम्स में 2H गैसियस स्टेट के अंदर। तो जो भी आपका इस वक्त एंथैल्पी चेंज आया होगा वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। तो यहाँ देखो मीथेन को मैंने कैसे तोड़ा, कार्बन, है ना, गैसियस में, और 4 हाइड्रोजन एटम्स में मैंने तोड़ दिया 1 मोल को, है ना। तो वो ही आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, राइट। तो लैटिस एनर्जी देखते हो आप, ये वो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो कंप्लीटली लाइक यू विल से सेपरेट कर देता है 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को गैसियस आयंस में। लैटिस एनर्जी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि जैसे मान लो आपके पास NaCl है ना, आयनिक कंपाउंड, इसका 1 मोल अगर मेरे को सॉलिड तोड़ना है
राइट तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट सो दैट वुड बी, या फिर इसको दूसरा तरीका होता है डिफाइन करने का कि 1 मोल आयनिक सॉलिड अगर आपको बनाना है कैटायन एनायन लेकर, तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तो आप तोड़ने की टर्म्स में ध्यान रखते हो तो ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है, इट वुड बी इजी फॉर यू। इजी है टर्मिनोलॉजी? यस। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा जब जो भी एंथैल्पी चेंज होगा जब आपका 1 मोल सब्सटेंस का डिसॉल्व करेंगे हम स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में अंडर कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये डेफिनेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की आपने डेफिनेशन देख ली, ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आप देखकर चलना, सिर्फ इसमें सारी एंथैल्पीज कवर हो जाती है ना। तो अगर आपको रिलेशनशिप देना है इन एंथैल्पीज में, राइट, तो आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको एक आयनिक कंपाउंड का सॉल्वेंट में डिसोल्यूशन करना है, मान लो वाटर में हमने एक आयनिक कंपाउंड को डाला, तो उसके साथ क्या क्या होता है, पहली चीज वो डिसोसिएट होता है अपने फ्री आयोन्स में, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे मान लो मैंने कोई AB नाम का कोई सॉलिड डाल दिया पानी के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज होता है वो लैटिस एनर्जी देनी पड़ती है, जो भी होगा उसमें, है ना। लैटिस एनर्जी आपको पता है यूज होगी उसको तोड़ने के लिए, किसमें, गैसियस कैटायन एनायन में, यही होगा लैटिस एनर्जी। यस और नो? अभी तो करके आए हो लैटिस एनर्जी, आप पीछे पढ़ा आपने। लैटिस एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस आयॉन्स। तो 1 मोल NaCl है जैसे, तो आपको गैसियस आयॉन्स में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी होगी, वही लैटिस एनर्जी, वही डेल्टा H लैटिस रहा होगा, है ना। तो वही मैंने कहा है, जब आप एक आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हो सबसे पहले लैटिस एनर्जी जाएगी उसमें, है ना, वो तोड़ेगी उसे गैसियस आयॉन्स में। ओके, उसके बाद दूसरी एनर्जी कौन सी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी। यस और नो गाइस? अब सॉल्वेंट, अब यहाँ पे हाइड्रेशन होगा, है ना। अब A+B- जैसे पानी के अंदर पड़े हैं आपके A+B-, तो पानी जाकर उसको, पानी ऑपोजिटली चार्ज, जैसे अगर आपका A+ है तो वाटर अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि वाटर का O-, है ना, A+ को सराउंड कर ले वाटर के मॉलिक्यूल्स, ऐसे B- को कैसे सराउंड करेगा वाटर, कि उसका H वाला पार्ट उसको घेर लेगा, है ना, पॉजिटिव वाला, लाइक दैट। तो ऐसे जो एनर्जी इस अट्रैक्शन में रिलीज होगी वो हाइड्रेशन एनर्जी होगी, इनको एक्वस बनाने के लिए। तो हाइड्रेशन एनर्जी से आपके ये एक्वस आयन बन जाएंगे। यस और नो? बन जाएंगे, बिल्कुल सही बात है ना। तो यही यहां से आप देख सकते हो आपका ऐसे एक्वस में बनता है, और ये सीधा भी आप देखोगे अब हाइड्रेशन हुआ है। यस और नो? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आप सीधी देख सकते हो, देखो ये आपकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी, राइट। यहां से अगर सीधा जाओगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा, 1 मोल सब्सटेंस का डिसॉल्व होता है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, देखो एक्वस में, जैसे NaCl सॉलिड को NaCl एक्वस में आपने बना दिया। यस, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख सकती हूँ ऐसे भाई, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करते हैं अब, और एंट्रोपी, है ना, लास्ट पार्ट है, फिर अपना रिवीजन हो जाएगा। एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप होगा या फिर आपने थोड़ा इनिशिएट कराया तो उसके बाद इट विल टेक प्लेस इटसेल्फ, है ना, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो जैसे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में डालोगे तो अपने आप घुल जाती है ना, अपने आप हो जाएगा। या आपको कोयले को जलाना है तो शुरू में आपको बस इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके बाद इट विल टेक प्लेस इटसेल्फ, है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पानी का ऊपर से नीचे गिरना, राइट, दैट्स स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस आपकी पढ़ाई जैसे आपको बिठा के, है ना, खुद से नहीं होएगा, इजंट इट? ये प्रोसेस नहीं मैम, हम पढ़ तो लेते हैं। यू आर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसको इनिशिएशन चाहिए, है ना। ये तो हो जाता है ना एक बार सुबह उठ जाए फिर तो बस आराम से 3-4 घंटे तो निकल ही जाएंगे। नहीं, आप बताओ आपकी स्टडी स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ना तो खुद से होंगे ना इनिशिएशन कराने पे होंगे, है ना। जैसे फ्लो अगर हीट का आप ठंडी बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ देखो, isn't it, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, तो दैट वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस, isn't it? डिफ्यूजन गैस का लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं, है ना, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, है ना, कितना रैंडमनेस है किसी सिस्टम के अंदर। जैसे अगर आप कंपेयर करो सॉलिड लिक्विड गैसेस को,
तो उसमें अगर आप एंट्रोपी का ऑर्डर देखो तो सॉलिड्स की एंट्रोपी बिल्कुल मिनिमम होगी, है ना, नेग्लिजिबल होगी। रीजन बीइंग सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, फ्री अपनी होते उनको रैंडमली एंट्रोपी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, है ना, रैंडमनेस या डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि टाइटली हेल्ड टुगेदर होते हैं। जबकि गैसेस में आप देखो दे आर फ्री, है ना, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबली होती है उनमें, तो वहां पर एंट्रोपी मैक्सिमम होता है अगर फिजिकल स्टेट के आप ऐसे कंपेयर करो तो, राइट ठीक है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं Q बाई टी से इसको, राइट ऐसे एक स्टेट फंक्शन होता है ये, यूनिट्स हम देख सकते हैं, है ना, वी कैन एक्सप्रेस एंट्रोपी चेंजेस रिएक्शंस में कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट का माइनस द रिएक्टेंट्स। एंड मुझे एंट्रोपी से ना याद आता है कि मतलब जैसे जो इंस्टाग्राम पे मैंने काफी बच्चों के बायोस देखे हैं, काफी लोगों के, तो वो कैसा कैप्शन लिखते होते हैं उधर बायो में, कंट्रीब्यूटिंग टू एंट्रोपी सिंस 1999, सो डेट ऑफ बर्थ को वो लिख रहे होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू एंट्रोपी, है ना, सिंस दैट टाइम। सो कूल बनने के लिए, हाँ दैट मैम दैट इज वेरी कूल। आप में से किसी ने लिखा हुआ है ऐसा, बताओ कमेंट्स में। मैंने तो काफी पढ़े हैं। सो देखो एटॉमिसिटी भाई ये भी है कि इंक्रीज करेगी अगर मान लो आपको देखना है ना एंट्रोपी का रिलेशन, तो अगर मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा एटॉमिसिटी बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका जो डिसऑर्डरनेस होगा वो इंक्रीज करेगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगी, अगर हम 1 मोल मीथेन का भी लेते हैं, 1 मोल अगर मान लो आपने इथेन का लिया, यहाँ पर क्या हुआ, इन मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी अगर आप चेक करो, यस एटॉमिसिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वो उसका एटॉमिसिटी होता है, राइट। तो वैसे तो देखो ये अगर एटॉमिसिटी ज्यादा तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा तो एंट्रोपी ज्यादा, है ना, एटॉमिसिटी अगर ज्यादा होगा डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा, तो उसके केस में एंट्रोपी ज्यादा होगा। मान लो आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर एटॉमिसिटी सेम आ जाता है, तो एंट्रोपी ज्यादा वहां होगा जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। ये कंपैरिजन तो कर पाओगे ना, दैट वुड बी इजी, कुछ ज्यादा टाइम लगेगा आपको उसको करने में नहीं। सो एंट्रोपी यूजुअली बच्चों का भी हमेशा फेवरेट होता है, दे आर लाइक मैम एंट्रोपी तो हमें बहुत पसंद है। इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो भी काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस टाइप नहीं होता, है ना, कि आपको प्रॉब्लम होएगी, ठीक है। तो जल्दी सी मैम को एक्सप्रेशन में बताओ कि अगर आपको बताना है मीथेन इथेन में कंपेयर कराओ एंट्रोपी को, जल्दी सी बताओ चैट में, ट्राई टू टेल मी। अच्छा 2 केसेस इसमें कंपेयर करके बताओ किसमें ज्यादा होगी, एन प्लस ऐसे NO2 में देखो, NO में ज्यादा है कि NO2 में ज्यादा है, जिसमें एटॉमिसिटी ज्यादा, यहाँ पे 2 एटम्स है, यहाँ 2 और 1 3 एटम्स है ना, तो एटॉमिसिटी इज टोटल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो ये ट्राई एटॉमिक हो गया, ये डाई एटॉमिक है, तो आपको पता है एटॉमिसिटी NO2 की ज्यादा है, तो इसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी, रैंडमनेस ज्यादा होगा, ठीक है, इजी है। ऐसे ही इथेन में ज्यादा होगा मीथेन से, इजंट इट, यस। अगर आपको सेम एटॉमिसिटी दिखती है तो आप मास के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं, राइट। ओके स्पॉन्टेनिटी को एंट्रोपी चेंज में हम कैसे दिखाते हैं, इसको भी आप रिलेट कर सकते हो, इनफैक्ट यहाँ से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू होता है, वही चीज यहाँ लिखी है ना, स्पॉन्टेनिटी को आप बता सकते हो एंट्रोपी की टर्म्स में। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, रैंडमनेस हमेशा बढ़ता है। ये देखो स्टेटमेंट, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड रिमेन्स अनचेंज्ड इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो मैथमेटिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और आप बता सकते हो यहाँ से, इनफैक्ट जैसे यहाँ देखो, अगर मान लो आपका जो भी टोटल एंट्रोपी है ना, वो अगर ज्यादा है, अगर आप ऐड करो सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी है ना, अगर टोटल एंट्रोपी आप देखते हो वो ज्यादा है ना, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, पॉजिटिव में आएगा ये, ठीक है, टोटल सिस्टम सराउंडिंग्स का मिलाकर ये ज्यादा है, ओके। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और अगर मान लो टोटल एंट्रोपी आपकी कम है, 0 से लेस देन 0 है अगर, है ना, अगर आपका एंट्रोपी लेस देन 0 है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब सिंपल बात है, अगर एंट्रोपी का चेंज है ना, नेट टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जिनमें नेगेटिव होगा लेस देन 0 वो नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे, ठीक है। यस आप देख सकते हो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में इक्वल टू 0 होगा,
यूनिवर्स का एंट्रोपी तो बराबर है ना सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी के, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इजी है। यस ओके, चलिए अब यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो एंट्रोपी चेंज का आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सप्रेशन क्या होगा। डायरेक्ट एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखना, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे आइसोथर्मल है तो आपको पता है टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या मैं बोलूं डेल्टा टी 0 होगा, यस, और डेल्टा यू 0 होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुझे पता है कि मैम डेल्टा यू होगा क्यू प्लस डब्ल्यू के, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा यू तो 0 हो चुका है, तो Q होगा माइनस डब्ल्यू। और याद करो वहां पे वर्क डन कैसे निकाला था, याद है, याद है। यस मैम, मैंने बताया था ये फॉर्मूलेज आपको पसंद आएंगे। यस, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों टर्म्स में था, इजी सा फॉर्मूला था, -2.303 RT log, याद आया, V2 by V1। तो वही यहाँ पे पुट करेंगे 2.303 nRT log V2 by V1 या P1 by P2 के टर्म्स में लिख सकते हो। ठीक है, इजी है, लिख लोगे इसे। ये आपका Q है ना, दिस वुड बी, और अभी आपने Q लिखा है। ठीक है, आपको पता है अगर आपको एंट्रोपी लिखना है दैट वुड बी Q by T, तो इसको T से अगर डिवाइड कर दोगे तो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन ही आ जाएगा। देखो T तो कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बी 2.303 nR log V2 by V1। निकाल लोगे ऐसे ये फॉर्मूला, तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट बताया आपको ऐसे होगा, है ना। सराउंडिंग्स के लिए आप देख सकते हो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, चलिए आइसोबारिक देखिए, अब एडियाबैटिक में भी देख लोगे ना, एडियाबैटिक में आपका Q 0 हो जाएगा, सो उस केस में एंट्रोपी सिस्टम का 0 हो जाएगा। भाई समझ रहे हो ना, अगर आप एडियाबैटिक की बात करते हो, एडियाबैटिक रिवर्सिबल ही है ना, तो उधर Q ही आपको पता है 0 है, तो डेल्टा S तो सिस्टम का 0 ही हो जाएगा, है ना। यस, चलिए आइसोबारिक को देखो एक बार। आइसोबारिक के केस में आप लिख सकते हो, आपको पता है Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, ये होता है एक्सप्रेशन। यस ओके, सो बताओ डेल्टा S का लिख सकते हैं हम 2.303 NCP log T2 by T1, क्या हम लिख पाएंगे बताओ। यस मैम, वी कैन डू इट, इजी। ये फॉर्मूले को भाई ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, आप भूल जाते हो। ठीक है ऐसे ही आप बता सकते हो रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस में, है ना। रिवर्सिबल आइसोकोरिक में आप बता सकते हो डेल्टा एस, यहाँ पे सीधा एक्सप्रेशन याद रखो, मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, उसके लिए अलग से सेशन लेंगे, है ना। ये सेशन उन्हीं बच्चों के लिए जो जस्ट रिवाइज करना चाहते हैं चैप्टर, जो एक बार पढ़ चुके हैं पहले, राइट। सो इट विल हेल्प यू टू रिवाइज द चैप्टर क्विकली। ओके, इजी है। चलिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी सीधे आप एक्सप्रेशन ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में लाइक इरिवर्सिबल रिवर्सिबल के लिए ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, राइट, इजी। NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1, इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस से, है ना, इधर एंट्रोपी के लिए, तो ध्यान रखना। द लास्ट इज योर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी एक बढ़िया पैरामीटर है, इसमें देखो आपने एंथैल्पी भी लिया हुआ है, एंट्रोपी भी लिया हुआ है ना। सो एक ऐसा सिस्टम पैरामीटर जो आपको हेल्प करेगा स्पॉन्टेनिटी केमिकल रिएक्शन का बताने में, जो गिब्स ने इंट्रोड्यूस किया था हमें, है ना। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, राइट। सो इसको ध्यान में रखना, हम यूज करेंगे पूरा मतलब चैप्टर में। स्पॉन्टेनिटी देखो बताने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ये तो आप बाकी पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, नॉट जस्ट थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो यहीं से तो आया है वो, इजंट इट। जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करते हो, सेल्स पढ़ते हो, वहां पर भी आप इसको ध्यान रखते हो, इजंट इट। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप देखते हो, इक्विलिब्रियम में भी आप इस चीज को यूज करते हो। और दूसरा, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो अपना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है ना। अगर 0 हो गया मतलब प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, इजी है। तो यहाँ से भाई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पहले भी जेई में पूछ चुका है क्वेश्चन। वैसे ये चैप्टर वी आर रिवाइजिंग ऑन सीबीएसई लेवल, बट जस्ट टेलिंग यू इस पार्ट से ना क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे वो आपसे स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन पूछ लेगा कि बताओ डेल्टा जी नेगेटिव के लिए फेवरेबल डेल्टा एच की कंडीशन क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि क्या होना चाहिए। तो इस टेबल को ध्यान रखना। आई एम प्रोवाइडिंग यू फुली फ्लेजेड नोट्स, तो आपको
उसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है कि नोट्स का क्या होगा, उसमें सब कुछ मिलेगा एक्सप्लेन। फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, है ना। ये रिलेशनशिप आप बहुत पढ़ते हो काफी चैप्टर्स में, डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना, डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन। सो डेरिवेशन यू डोंट नीड टू डू, इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन ध्यान में रखना, है ना, काफी यूज होता है, तो आई सपोज आपको याद भी होगा अभी। सो इफ यू हैव डन थर्मोडायनेमिक्स बिफोर तो ये बाकी चैप्टर्स में भी आएगा। देन वी हैव थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका सिर्फ आपको अभी स्टेटमेंट देखना है, जो बोलता है एंट्रोपी किसी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का आप जीरो ले सकते हो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, है ना, 0 केल्विन पर। हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो सीज हो जाता है एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। मान लो उस वक्त भी कुछ एंट्रोपी आपको दिखा, है ना, 0 केल्विन पे भी अगर आपको लगता है सिस्टम में अभी भी कुछ एंट्रोपी है, तो वो आपका रेजिडुअल एंट्रोपी होता है, ठीक है, रेजिडुअल एंट्रोपी। तो सिर्फ स्टेटमेंट देखकर चलना। एंड यस, अब हम पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, अब आपको फॉर्मूला चीट शीट बनानी है। इस सेशन के बाद आपको फॉर्मूला चीट शीट बनाना है, ठीक है, ओके फिर आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगेन गाइज आई एम सेइंग ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है जो पहले थर्मो पढ़ चुके हैं एक बार। इसके अलावा डिटेल वीडियो अगर आपको जेई लेवल पे देखना है तो सीरीज चैनल पे चल रहा है ऑलरेडी। अगर सीबीएसई लेवल पे फुल फ्लेजेड वन शॉट चाहिए चैप्टर का, वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यस मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ व्हिच चैप्टर डू यू वांट नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।